सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन का पार्ट 2 के बारे में कवर करवा रहा हूँ। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। उस पार्ट 1 के अंदर हमने देख चुके हैं कि मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और हमने मोल फ्रैक्शन वहाँ पे पढ़ लिया। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी हमने देखने की कोशिश करी है। अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि 3 टर्म्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे, और वो होगा हमारे पास मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, और एक और टर्म आएगी जो है जिसे हम बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। सो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो सबसे पहली जो हमारे पास टर्म है वो है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिफ़ाइन कैसे किया गया है? मोलैरिटी जो है उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करी गई है, वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देखोगे सो यहाँ पे बोला गया है कि इसका मतलब ये कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर हमारे पास जो वॉल्यूम जो है अगर वो हमारे पास किस में हो गया, हमारे पास अगर ml के अंदर हो गया तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो बात कर लेते हैं यूनिट की। ठीक है, यूनिट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो बहुत सिंपल है। देखो, ऊपर क्या रखा है हमने, मोल्स, नीचे हमने क्या रखा है, यहाँ पे सोल्यूशन को रखा है। सो हमारे पास क्या रहेगा, मोल्स रहेगा। ठीक है, और ऊपर हम और नीचे हमारे पास क्या है, सोल्यूशन, वो हमारे पास किस में रहेगा, लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर। या फिर हम लिखते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम सिंबल ही हमें किसको डिनोट करेगा, हमारी मोलैरिटी को। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। वो जो एग्ज़ाम्पल है वो हमें ये बता रहा है कि 0.25 मोल्स पर लीटर, मतलब 0.25 एम सोल्यूशन NaOH का मतलब मीन्स दैट 0.25 मोल्स ऑफ NaOH हैज़ बिन डिज़ोल्व इन 1 लीटर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर मैंने लिखा हुआ है मान लो 0.25 मोल्स पर लीटर, ये लिख दिया, ये मोल्स है। ठीक है, मोल्स पर लीटर लिख दिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0.25 कैपिटल एम के। ठीक है, चाहे आप ये लिखो चाहे मोल्स पर लीटर लिखो, दोनों हमें किसको सिग्निफाई करेंगे, मोलैरिटी के बारे में ही बताएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, देखो मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मान लो लिखा है 0.25 एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास अगर 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर हमारे पास 0.25 मोल्स जो होंगे वो किसके होंगे, हमारे पास सॉल्यूट के होंगे। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, हमने देखा कि 0.25 एम लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो 0.25 मोल्स मेरे पास क्या होंगे, सॉल्यूट के होंगे। तो इससे हमें यहाँ पे सोल्यूशन की वॉल्यूम पता चल गया और सॉल्यूट की हमें यहाँ पे मोल्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पर मोलैरिटी की डेफिनेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, उसकी डिफ़ाइन भी यूज़ होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है NCERT का, आप इसको अपनी बुक में खोल सकते हैं। यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो कंटेन करता है 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो हमें 5 ग्राम NaOH मतलब मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर सॉल्यूट की। ठीक है, और 450 का मतलब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर, हमें क्या गिवन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। सो मोल्स के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, गिवन वेट कितना है 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास किसका होगा, NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, Na का कितना होता है 23,
ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना होता है 1। सो हमारे पास ये ओवरऑल कितना दे देगा 40। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ NaOH आ गए 0.125 मोल। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 450 ml, ml में दे रखा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में 1000 से। तो जो भी मोल्स हैं उसको यहाँ रख दो, 450 हमारे पास क्या है वॉल्यूम सोल्यूशन है, उसको हमने यहाँ रख दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया उसको 1000 से, हमने क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 0.278 m हमारे पास क्या आ गई मोलैरिटी आ गई। ठीक है, चाहे हम 0.278 मोलैरिटी लिखो कैपिटल M में लिखो, चाहे मोल्स पर लीटर में लिखो, चाहे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लिखो, तीनों का मतलब हमारे पास क्या रहेगा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास, वो है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है उसको हमने डिज़ोल्व किया गया है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हम यूज़ किसको कर रहे हैं, सॉल्वेंट को कर रहे हैं। पहले हमने किसको यूज़ किया था, सॉल्यूशन को किया था, यहाँ पर हम किसको यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले को देखने को ये मिलेगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ दी सॉल्वेंट से। मोल्स हमें निकालना आता है गिवन मास या गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट किस में गिवन होगा, ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है किसकी बात करते हैं, वो इसकी बात करते हैं यूनिट की। ऊपर के लिखा हुआ है मोल्स, नीचे के लिखा हुआ है केजी, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है मोल्स पर केजी, या फिर हम इसे लिखते हैं कई बार स्मॉल m ही हमें सिग्निफाई करेगा किसके बारे में, मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर हम इस लाइन को देखें, ये लिखा हुआ है कि मास परसेंटेज ppm मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी जो होती है आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, वेयर एज मोलैरिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। अब दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। देखो ये बहुत सिंपल सी लाइन है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है, कंटेनर मेरे इसमें क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है, और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, कोई सॉल्यूट डाल दिया। अब आप खुद बताओ कि वाटर को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर जो होगा वो क्या होगा, वहाँ पे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो वाटर का जो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब एक्सपेंशन इन वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर घटा दूँ तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉल्यूम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम जो होगा उस जो वॉल्यूम जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और हमारे पास मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ सॉल्ट, मतलब मास पे। मास तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, चेंज क्या होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम पे कौन डिपेंड करता है, मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नीचे वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट मोलैलिटी जो होगी वो किस पर डिपेंड करती है, मास पे, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ये बोल रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी निकालनी है हमें बोला गया है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड और 75 ग्राम हमारे पास क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है तो नीचे हमारे पास क्या, मतलब सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, बेंजीन होगा, और हमारे पास सॉल्यूट हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का वेट कितना गिवन है, 2.5 ग्राम, और बेंजीन का वेट कितना गिवन है हमें, 75 ग्राम। क्या निकालनी है हमें, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या पता होना चाहिए, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 2.5 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकाल लिया, 60 ग्राम। तो हमने क्या किया, गिवन मास को डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास क्या आ गया, इसके मोल्स आ गए। अब फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। हमें ग्राम में दे रखा है बेंजीन का वेट जो कि सॉल्वेंट है हमारा, तो मोल्स को हमने यहाँ रख दिया
बेंजीन के वेट को नीचे रख दिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1000 से, तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी मोलैलिटी आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर ये हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके होमवर्क समझ लीजिए, आप इसे कर लेना घर पे ट्राई। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे फर्स्ट सेकंड ईजिली हो जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी आपको एक तो 2.3 में, 2.4 में हल्की सी आएगी और 2.5 में भी आएगी, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखो, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ना एक चीज़ यूज़ होगी क्वेश्चन में। पहले पार्ट में तो आप पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लेंगे, फिर बाद में जब दूसरे सोल्यूशन की निकालनी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके ये हम सेकंड पार्ट में यूज़ करेंगे इसमें, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप 2.5 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कैलकुलेट मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, ऑफ KI इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज़ इतना। मतलब डेंसिटी जो हमें KI की कितनी दे रखी है, इतनी। एक्वस बोल दिया तो हमारे पास सॉल्वेंट कौन होगा, इसके अंदर वाटर होगा। 20% मास बाय मास, आपको मैंने मास परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, आप उस कंसेप्ट पे जाएं, वहाँ पे उसको देखें और उसका कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करें। मैंने बताया था कि हर बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, जो डिफ़ाइन है उससे हमारा काम चलेगा। तो आप यहाँ पे करना, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास बाय वॉल्यूम आपको पता है कि, अब देखो डेंसिटी किसी गिवन है, में सोल्यूशन की गिवन है, तो मास भी किसका आएगा, सोल्यूशन का आएगा, और वॉल्यूम भी किसका आएगा, सोल्यूशन का ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप ट्राई करना, आप पहले इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होता है तो फिर आप बताना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। देखो, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके बारे में, बट ये यहाँ पे एक नई टर्म सी लगती है, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत सिंपल सी टर्म है, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि व्हेन अ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेसिस क्वांटिटी, यहाँ पे बोला है ट्रेसिस क्वांटिटी। देखो, जब ये ट्रेसिस क्वांटिटी बोल रहा है, इसका मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में वो चीज़ होने वाली है हमारे पास। कौन, सोल्यूट बहुत हमारे पास क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होगा। तो जब भी कभी हमारे पास सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में होता है तो वहाँ पे हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पार्ट्स पर मिलियन का, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उसे हमने किससे डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, और उसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10⁻⁶। यही हमें बता रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिलियन की बात कर रहे हैं। तो जो भी हम बात करेंगे तो यही चीज़ हमें सिग्निफाई कर रही है पार्ट्स पर मिलियन। देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन है। तो इसका मतलब, अगर कि एक सोल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूट का कितना पार्ट जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें ये पार्ट्स पर मिलियन बताएगा। मतलब सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसका पार्ट। इसको मैं आपको एग्जांपल समझा सकता हूँ, जैसे कि ओशन है या सी है हमारे पास, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, बट ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होती है वो ट्रेसिस अमाउंट में डिज़ोल्व होती है। तो उस ट्रेसिस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहाँ पे किसको यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने बड़े ओशन में, इतने बड़े सी वाटर बॉडी के अंदर वहाँ पे इनका अमाउंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम वहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ कर रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है NCERT का, आप इसको अपनी बुक में खोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 supposed to be carcinogenic. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass. अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आपको पार्ट्स में पर मिलियन निकालना है, आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको मास परसेंटेज निकालना है। अब फिर से यहाँ पे मास परसेंटेज आ गया, फिर से आप उस कंसेप्ट पे जाओ जहाँ मास परसेंटेज पढ़ाया है, वहाँ से उसका फॉर्मूले का यूज़ होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम समझते हैं 15 ppm का मतलब क्या बताना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10⁻⁶ ग्राम मेरे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा, तो उसके अंदर 15 ग्राम मेरे पास क्या होंगे, मेरे सॉल्यूट के होंगे, और वो सॉल्यूट मेरे पास कौन है, क्लोरोफॉर्म है।
इतनी बात समझ में आ गया। देखो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे बाय मास बोला है और फॉर्मूले में बोला नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट हमारे पास वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, मास में भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें मास में एक्सप्रेस किया है, तो इसका मतलब कि 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में 15 ग्राम मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया तो उसका मतलब ये होता 10⁶ ml सोल्यूशन में 15 ml मेरे पास क्या होता, सॉल्यूट होता। तो वो मुझे हिसाब से चेंज कर लेते। अब ध्यान दो, हमारे पास सोल्यूशन का भी वेट आ गया और सॉल्यूट का भी वेट आ गया। मास परसेंटेज निकालते कैसे हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वहाँ पे 100 से। तो हमारे पास इस एक चीज़ से हमने यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मास परसेंटेज निकाल लेंगे। क्वेश्चन जो है इसमें एक और पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप बुक खोलेंगे तो आपको वहाँ पे उसका बी पार्ट भी दिखेगा, तो आप उसे ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसका वैसे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेनली फोकस जो रहेगा मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, और जो डेंसिटी पे जो क्वेश्चन है वो वाले। आपको जो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हैं, आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर हैं उससे रिलेटेड, आप उनको सॉल्व करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ये कंसेप्ट उतना ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने इस कंसेप्ट को पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये सब चीज़ पहले से ही क्या होगी, ईजी ही होगी। सो मैं ये पार्ट यहाँ ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।